हेलो एवरीवन, हेल गार्डन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 6 और इसमें हमें मालूम पड़ने वाला है कि जियान दूधी क्लास में ब्रेकथ्रू करने के बाद एल्केमी स्किल्स में कहां तक पहुंच गया है। तो अगर आप जरूरी बातों को मिस नहीं करना चाहते हो, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे भी एक नई सीरीज शुरू होने वाली है। लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन दी कमेंट सेक्शन। चलो अब कर लेते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। जैसे कि पिछले पार्ट की शुरुआत होती है, जियान चिंग युआन को लेके नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की चिंगसन सिटी के पास आ जाता है। सबसे पहले हमें दिखाई देता है एक बहुत ही बड़ा गेट। यहाँ पे कई गार्ड्स पासर वाइज को चेक कर रहे होते हैं। जो भी सिटी के अंदर एंटर करते थे उनकी अच्छे से तहकीकात करी जाती थी। आसपास के लोगों की बातों को सुन के मालूम पड़ता है कि सिटी अंडर मार्शल लॉ है और सिटी के लॉकडाउन का मेन रीजन होता है म्यू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाला वो मर्डरर। खैर चिंग युआन और जियान को इस जगह से पास होने में कोई परेशानी नहीं होती। अब क्योंकि जियान इस नई दुनिया में पहली बार आया है, उसकी जेब बिल्कुल खाली थी। इस वजह से सबसे पहले वो जाता है एक ऑक्शन हाउस की तरफ, जिससे वो अपनी मर्सिडीज को ऑक्शन कर सके। चिंग युआन जियान को लेके जुवायुआन ऑक्शन हाउस जाती है। ये चिंगसन सिटी का सबसे फेमस ऑक्शन हाउस था। जब जियान ऑक्शन हाउस के अंदर एंटर करके कई 9th ग्रेड की गोल्डन पीसेस को ऑक्शन करने के लिए बोलता है तो ऑक्शन हाउस का मैनेजर भी एकदम शॉक्ड हो गया था। लेकिन अगले पल में उसकी खुशी का पार्ट नहीं रहता। जियान उसे कुछ मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने के लिए बोलता है और उसकी इस रिक्वेस्ट को आसानी से फुलफिल किया भी जाता है। फाइनली जियान की मेडिसिन पिल्स टोटल 5 मिलियन में ऑक्शन होती है। इसमें वो 1.5 मिलियन का इस्तेमाल करके ऑक्शन हाउस की जड़ी बूटियों से एक्सचेंज करता है और 10% कटती है ऑक्शन हाउस की फीस। बेसिकली जियान के पास 3 मिलियन कॉइन्स होते हैं। फिर रात भर आराम करने के बाद ये सभी निकल जाते हैं एल्केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ, क्योंकि चिंग युआन के लिए जिस पिल को रिफाइन करना था उसमें अभी एक एम्पर रैंक के मेडिकल बीस्ट का कोर रह गया होता है और इसे एल्केमिस्ट एसोसिएशन की हेल्प से जोड़ा जा सकता है। कुछ समय के बाद जब जियान एल्केमिस्ट एसोसिएशन के सामने जाके अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है तो जियान की डी स्टेट की सोल को सेंस करके एसोसिएशन प्रेसिडेंट बाइसू जियान का खुद स्वागत करते हैं। जियान का एल्केमिस्ट एसोसिएशन में जाने का रीजन अपने आप को टेस्ट करवाने का भी होता है। जब प्रेसिडेंट बाइसू पूछते हैं कि जियान को किस ग्रेड का टेस्ट देना है तो जियान बोलता है फर्स्ट ग्रेड एम्पर एल्केमिस्ट। जियान की एज के हिसाब से ये ग्रेड काफी ज्यादा हाई होता है। इस वजह से जियान के असेसमेंट को देखने के लिए बहुत सारे एल्केमिस्ट एसोसिएशन के मेंबर्स इकट्ठे हो जाते हैं। प्रेसिडेंट बाइसू जियान को कुछ जरूरी बातें बताते हैं जिनके बेसिस पे असेसमेंट होने वाला है। फिर शुरुआत होती है इस असेसमेंट की। अगले पल में जियान के एक इशारे पे लिटरली उसके कंधे पे अपीयर हुआ था, लेकिन लिटरली को देख के सारे ऑब्जर्वर्स की आंखें अपने आई सॉकेट से बाहर आ जाती हैं। वाइस प्रेसिडेंट बायरो बोलते हैं आखिर इस नौजवान के पास एक फायर स्पिरिट कैसे हो सकती है। खैर हम इनके शौक की परवाह न करते हुए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जैसे जियान ने लिटरली को सम्मन किया था, लिटरली अपने आप को एक मेडिसिन कलर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। सरप्राइजिंग बात यह थी कि इस फायर कलर में से बिल्कुल फ्लेम्स बाहर नहीं आ रही होती। जियान की फ्लेम के ऊपर इसी कंट्रोल को देख के प्रेसिडेंट बाइसू भी सरप्राइज हो गए थे। एक पावरफुल एल्केमिस्ट के लिए कुछ चीजें एसेंशियल होती हैं, जिसमें पहली होती है स्ट्रॉन्ग सोल पावर, क्योंकि जब तक एल्केमिस्ट के पास पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं होती वो फ्लेम को परफेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसके द्वारा रिफाइन करे जाने वाले मटेरियल्स पूरी तरीके से प्रिजर्व नहीं रह पाते और ये चीजें मेडिसिन पिल्स की क्वालिटी को खराब कर देती हैं। वहीं पे दूसरी चीज होती है एक अच्छा मेडिसिन कल्डन। एक अच्छा मेडिसिन कल्डन सिर्फ फ्लेम को प्रिजर्व भी नहीं करेगा बल्कि मेडिसिन पिल की क्वालिटी को मेंटेन करते हुए वो रिफाइनमेंट को और भी तेज कर देगा। जो दूसरी कॉन्टिनेंट की टियानडिंग रैंकिंग के मेडिसिन कल्डन्स होते हैं वो तो उनमें रिफाइन होने वाली मेडिसिन पिल्स को इंटेलिजेंस को देने की पावर रखते हैं। एक पावरफुल एल्केमिस्ट के लिए तीसरी सबसे जरूरी चीज है स्ट्रेंथ, क्योंकि रिफाइन होने वाली मेडिसिन पिल्स का लेवल जितना ज्यादा होता है उन्हें रिफाइन करने में उतना ज्यादा समय लगता है। अगर उन्हें रिफाइन करने वाला एल्केमिस्ट पावरफुल नहीं होगा तो हाई लेवल की मेडिसिन पिल्स को कंप्लीट करने तक अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को मेंटेन नहीं कर पाएगा। रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान स्ट्रेंथ की कमी की वजह से सिर्फ मेडिसिन पिल रिफाइनमेंट फेल नहीं होती बल्कि कभी कभी तो एल्केमिस्ट को सीरियस पिल डिस्ट्रक्शन का भी सामना करना पड़ता है। जब कोई भी एल्केमिस्ट इन 3 रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर लेता है तो फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ वो एक क्वालिफाइड एल्केमिस्ट बन जाता है। और अगर बात करिए हाई लेवल के एल्केमिस्ट की तो उन्हें लगातार प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे लिटरली ने अपनी फ्रेम से कल्डन बनाया होता है, जियान को आगे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा लगता है जैसे शाओई को पता हो कि इस समय जियान क्या सोच रहा है। वो तुरंत ही फ्लेम कल्डन के अंदर एक फूंक मारता है। टेरिफाइंग फ्लेम्स तेजी से राइज होने लगी थी। ऐसे सीन को देख के जियान के चेहरे पे भी स्माइल आ गई होती है। अब समय आ गया जब शेपिंग पिल को रिफाइन करना शुरू किया जाए। खैर जब यहाँ पे ये सब चल रहा होता है जियान को पता नहीं होता कि उसने बाहर कितनी बड़ी खलबली मचा दी है। एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स जिन्हें फायर स्पिरिट के बारे में पता नहीं होता वो कहते हैं फायर स्पिरिट ये क्या चीज है। इन डिसाइपल्स के सवालों को सुन के एसोसिएशन के एल्डर्स बताते हुए बोलते हैं ये सो कॉल्ड स्पिरिट वो मिस्टीरियस क्रीचर्स होते हैं जो हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी से जन्म लेते हैं। हमारे दूधी कॉन्टिनेंट में फायर स्पिरिट्स को 5 भागों में बांटा गया है। ये होते हैं एलिमेंट ऑफ गोल्ड, वुड,
फायर, वाटर और अर्थ। इस समय जो सिल्वरी बालों वाली बंदी की आंखें जियान के ऊपर होती है, हम इनमें एक ईर्ष्या को देख सकते हैं। उससे पता होता है कि फायर स्पिरिट्स इंसान से कम इंटेलिजेंट नहीं होती और उनके पास काफी ज्यादा खतरनाक पावर होती है। लेकिन जो चीज फायर स्पिरिट्स को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो होता है उनका लगातार ग्रो होना। एक एल्डर डिसाइपल्स को बताता है कि फायर स्पिरिट्स के पास नेचर से अपनी एलिमेंटल ब्लेसिंग लेने की पावर होती है। अगर वो इसे हासिल कर पाते हैं तो सिर्फ इनका फ्यूचर लिमिटलेस नहीं होता, बल्कि वो इंसान जिन्हें फायर स्पिरिट्स अपने पार्टनर के रूप में स्वीकार करते हैं वो ब्लेसिंग उन पार्टनर्स को भी मिल जाती है। और ऐसा होने पर उस इंसान की फाइटिंग स्ट्रेंथ बहुत ही टेरिफाइंग लेवल पे चली जाती है। इस पूरे एक्सप्रेशन को सुनने के बाद ऑडियंस की आंखें एकदम एनवी और एक्साइटमेंट से भर गई थी। आखिरकार आज उन्हें फायर स्पिरिट को खुद अपनी आंखों से देखने का मौका मिल रहा है। ऑफ कोर्स इन सभी की आवाजें जियान के कानों तक जा रही होती हैं। वो मन ही मन में कहता है, लगता है इस असेसमेंट के खत्म होने के बाद मुझे मास्टर से लिटिल ली के बारे में पूछना होगा। ये सोचने के बाद जियान डिस्ट्रैक्ट होना बंद कर देता है। अब उसका पूरा ध्यान लग गया था फ्लेम्स को कंट्रोल करने में। एल्केमिस्ट एसोसिएशन को ज्वाइन करने वाले लोग डेफिनेटली कोई एरे गहरे नतु खैरे नहीं होते और दुई की कॉन्टिनेंट की तरह दोदी कॉन्टिनेंट में भी स्ट्रॉन्ग की रिस्पेक्ट करी जाती है। वहीं पे अगर बात करिए जियान जैसे एक्सपर्ट की तो उसे एक अल्टीमेट जीनियस बोला जाएगा। प्रेसिडेंट बाइसू स्माइल करके बोलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस लड़के के पास बस डी स्टेट की सोल ही नहीं होगी बल्कि इसके पास वो रेयर फायर स्पिरिट भी होगी। जब वो सिल्वरी बालों वाली लड़की जिसका नाम यूएरू होता है वो प्रेसिडेंट बाइसू की बात को सुनती है, उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई होती हैं। वो कहती है एम्पर रियल्म की सोल। बेसिकली तुम समझ लो यहाँ पे दोदी को एम्पर रियल्म के पावर हाउस बोला जाता है। तो जब भी एम्पर रियल्म की बात हो तुम दोदी समझ लेना। यूएरू अपने मन ही मन में बोलती है, हालांकि मुझे पता था कि दोदी कॉन्टिनेंट बहुत सारे टैलेंटेड लोगों से भरा हुआ है, लेकिन मैंने भी नहीं सोचा था कि इस जगह पे मुझे इतना यंग हाई लेवल एल्केमिस्ट मिलेगा। एक पावरफुल एल्केमिस्ट के पास स्ट्रॉन्ग सोल ही नहीं होनी चाहिए जिससे वो फ्लेम्स को कंट्रोल करने के साथ साथ एल्केमी के कॉम्प्लेक्स टास्क को भी कंप्लीट कर सके, बल्कि वो एक स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट भी होना चाहिए। इस समय वो सिल्वर हेड वुमन जिसका नाम यूएरू होता है उसके चेहरे पे डिटर्मिनेशन आ चुकी होती है। वो प्रेसिडेंट बाइसू की तरफ देख के बोलती है, प्रेसिडेंट प्लीज इस असेसमेंट के बाद आप मुझे इस यंग मैन से मिलने का मौका देना। ये सुन के प्रेसिडेंट बाइसू बोलते हैं, क्या तुम अभी गिव अप नहीं करना चाहती? भले ही जियान के पास एक फायर एल्फ हो। यहाँ तक बोलते बोलते जब वो यूरियो की आंखों में डिप्रेशन को आते हुए देखते हैं वो अपने मुंह को तुरंत ही बंद कर लेते हैं। वो फाइनली एक गहरी सांस लेने के बाद बोलते हैं, ठीक है, इस असेसमेंट के खत्म हो जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ अरेंजमेंट्स को करता हूँ। ये सुन के यूरियो एकदम एक्साइटेड हो गई थी। वो प्रेसिडेंट बाइसू की तरफ बाव करके बोलती है, प्रेसिडेंट आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनली उसकी आंखें वापस से जाती है जियान की तरफ जो कि रिफाइनमेंट में बिजी था। सीन चेंज होता है, जियान जो कि असेसमेंट वेन्यू में होता है। इस समय उसकी पूरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कर्लन के अंदर की फ्लेम्स को कंट्रोल करने में लगी हुई थी। कुछ समय के बाद जियान कहता है, लगता है अब समय आ गया है जब मटेरियल्स रिफाइन हो सकते हैं। ये कहते हैं उसकी उंगली सामने की तरफ पॉइंट होती है। एक एक करके कई मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स उस फायर कर्लन में जाने लगते हैं। जियान के एक्शन को देख के लिटरली भी जियान की हैंड्स को परफॉर्म करने लगा था। जैसे ही तीनों मटेरियल्स फ्लेम कर्लन के अंदर गए थे, जियान फ्लेम कर्लन के अंदर की फ्लेम्स को 3 हिस्सों में बांट देता है। इनमें से एक पार्ट जाता है ब्लड एम्पर लीफ की तरफ और दूसरा तीसरा जाता है आइस एंड स्नो फ्रूट और लोटस ऑफ अर्थ की तरफ। लगता है जियान तीनों ही चीजों को एक ही बार में रिफाइन करना चाहता है। शुरुआत से ही हर एक एल्केमिस्ट को पता होता है कि एक समय पे बस एक ही चीज पे ध्यान लगाया जा सकता है। अगर कोई एक साथ कई चीजों फोकस करने की कोशिश करता है तो फेलियर के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा होने पे सिर्फ रिफाइन होने वाली पीली खराब नहीं होती बल्कि एल्केमिस्ट को बैकलैश खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑफ कोर्स एल्केमिस्ट में कई एक्सेप्शंस भी होते हैं। कुछ एल्केमिस्ट जिनकी स्किल्स बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच चुकी होती है वो एक साथ कई चीजों को सेपरेटली रिफाइन कर पाते हैं। जियान की मेडिसिनल रिफाइनिंग टेक्निक को देख के प्रेसिडेंट बाइसू भी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते। वो कहते हैं क्या ही डेलिकेट सोल कंट्रोल है। ये लड़का एक्चुअली मेडिसिन हर्ब्स को अलग अलग करके एक साथ रिफाइन कर पा रहा है। आगे का जब प्रेसिडेंट बाइसू खुद रिफाइनमेंट करते थे तो उन्हें भी एक चीज को अच्छे से रिफाइन करने के लिए अपने पूरे ध्यान को उस पर लगाना पड़ता था, क्योंकि हाई लेवल की रिफाइनमेंट काफी ज्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को कंज्यूम करती है। पर जब वक्त ही कई घंटे बीत गए थे। लोटस ऑफ अर्थ जैसे मटेरियल्स को रिफाइन करना काफी हार्ड होता है। चाहे भले ही जियान के पास फायर स्पिरिट की हेल्प क्यों ना हो, उसे भी लगातार हाई टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन अंततः उसकी मेहनत बर्बाद नहीं जाती। हम धीरे धीरे करके मेडिसिन मटेरियल्स में से छोटे छोटे पार्ट्स को नीचे गिरते हुए देखते हैं, जिससे जड़ी बूटियों के अंदर की रिच मेडिसिन एनर्जी दिखाई देने लगती है। लोटस ऑफ अर्थ को रिफाइन करने के बाद अगली बारी आई थी ब्लड एम्पर लीफ की। ब्लड एम्पर लीफ की रिफाइनमेंट के दौरान एक अजीब सा सीन होता है। उस ब्लड एम्पर लीफ की डंडी होती है, उसमें से एक टक की आवाज आती है। वो पत्ता नीचे गिर गया था। फ्लेम के अंदर बस वो बांस की छोटी सी लकड़ी रह जाती है। फिर सभी की सरप्राइज से और आंखों के सामने हम उस चीज को ग्रीन लिक्विड में बदलते हुए देखते हैं। आखिर में बचा हुआ आइस एंड स्नो फ्लेम फ्रूट बाहर से बहुत ही हार्ड होता है। इसकी वजह से जियान को इसके आउटर शेल को काफी ध्यान से रिफाइन करना पड़ा था, लेकिन एंड में जाके जब वो गोल्डन क्रिस्टल हटता है तो सभी को गोल्डन लिक्विड दिखाई दिया था। जब सभी की आंखें अलग अलग 3 लिक्विड्स को देखती है जो कि समय स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल प्रेशर को एमिट कर रहे होते हैं, सभी डिसाइड
स्टेप पर समझ जाते हैं कि रिफाइनमेंट का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब शुरू होगा रियल गेम, जिसमें इन तीनों इनकम्पेटेबल लिक्विड्स को मर्ज किया जाएगा। कर्लन के अंदर इन तीनों इनकम्पेटेबल लिक्विड्स को देख के जियान भी हेल्पलेस फील करता है। वो कहते हैं हाँ, लगता है इन तीनों को रिफाइन करने में मुझे काफी एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ा है। अब अगला स्टेप इन्हें फ्यूज करना। फिर जियान के कंट्रोल के अंदर तीनों लिक्विड धीरे धीरे एक दूसरे को अप्रोच करने लगते हैं, लेकिन ये तीनों तरल पदार्थ एक दूसरे के कांटेक्ट में ही आए थे। तभी बूम 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 की आवाज के साथ ट्राइपॉड्स में कई एक्सप्लोजन होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे तीनों फोर्सेस के पास अपनी सोचने की क्षमता हो, कोई भी किसी के सामने सिर को नहीं झुकाना चाहता। जियान की ऐसी हालत को देख के बाइसू बोलते हैं, ओ तो तुमने अब अपने फ्लेम कर्नल को भी उड़ा दिया है लिटिल फेलो, अब तुम क्या करने वाले हो। इस समय जियान अपनी फुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके फ्लेम्स के अंदर के इन तीनों लिक्विड्स को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसी स्टाइलमेट कंडीशन को देख के जब सभी सोचते हैं कि पहली रिफाइनमेंट खराब होने वाली है, तभी सभी के कानों में एक रोर की आवाज एंटर करती है। जियान चिल्ला के बोलता है साथ में आओ। वो स्पेस जहाँ पे जियान बैठा होता है, जैसे उसकी लाउड रोर की आवाज चारों तरफ गूंजती है, हेवन और अर्थ की एनर्जी 3 लाइन्स में बढ़ के सभी की आंखों के सामने उन तीनों लिक्विड्स की तरफ इकट्ठी होने लगती है। इतनी सारी नेचुरल एनर्जी के मिल जाने की वजह से तीनों लिक्विड्स की वो फोर्सेस जो कि मिलने का नाम नहीं ले रही थी, अब वो धीरे धीरे करके करीब आने लगती है। जियान के द्वारा इस्तेमाल करी जाने वाली स्किलफुल टेक्निक को देखने के बाद प्रेसिडेंट बाइसू एल्केमिस्ट एसोसिएशन के मेंबर्स को समझाते हुए बताते हैं, ओ तो ये अपनी फायर स्पिरिट की स्पेशल पावर और हेवन और अर्थ की नेचुरल एनर्जी का इस्तेमाल करके तीनों मटेरियल्स के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। सच में बहुत ही वंडरफुल टेक्निक है। प्रेसिडेंट बाइसू की आवाज में तारीफ करने की इच्छा छिपी नहीं होती। बगल में खड़े वाइस प्रेसिडेंट बायरो बोलते हैं, इन तीनों को मिलने से रोकने वाली वो उग्रता उस फ्लेम के इफेक्ट की वजह से हटी होगी। लगता है इस लड़के की फायर स्पीड कुछ अलग है। ये सुन के प्रेसिडेंट बाइसू भी नोट करते हैं। फिर वो बगल में खड़े प्रेसिडेंट बायरो की तरफ मुड़ के धीमी आवाज में उनके कानों में कुछ बोलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट बायरो तुरंत इस जगह को छोड़ के चले गए थे। उनके चलने के तरीके को देख के ऐसा लगता है जैसे वो किस चीज की जल्दी में है। जब वो सिल्वर हेड वुमन यूएरू जाते हुए वाइस प्रेसिडेंट को देखती है, लगता है उसे वाइस प्रेसिडेंट के जल्दी जाने का रीजन समझ में आ गया है। वो एक हल्की सी आवाज में बोलती है, मेरी चीज को छीनने की कोशिश मत करो। खैर जैसा कि वाइस प्रेसिडेंट बायरो ने बोला था, जियान डिवोरिंग फ्लेम की पावर्स का इस्तेमाल करके उन तीनों लिक्विड्स के बीच के वायलेंट फैक्टर्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे जो एनर्जी की कमी बढ़ती है उसकी भरपाई होगी इस नेचुरल एनर्जी से। और जब ये दोनों चीजें अपने बैलेंस पे पहुंच जाएंगी तो तीनों लिक्विड्स का फ्यूज होना बस मैटर ऑफ टाइम की बात रह जाएगी। समय फिर से काफी तेजी से निकलने लगता है। जब सभी लोग जियान की फ्यूजन स्किल्स की तारीफ कर रहे होते हैं, ये लिक्विड्स मर्ज होने लगे थे। इस समय जियान की ओरिजिनली बंद आंखें भी खुल गई होती हैं। वो अभी सोलम एक्सप्रेशन के साथ सामने कर्लन को देख रहा होता है। कर्लन के अंदर फ्लेम तेजी से राइज हो रही होती है और वो तीनों लिक्विड छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स में बदल के एक दूसरे से टकरा रहे थे। भले ही तीनों चीजें बहुत ही छोटी लग रही हो, लेकिन इनमें एक शॉकिंग लेवल की मेडिसिनल पावर चिप भी होती है। जियान कहते हैं सेपरेट स्मॉल वर्ल्ड में हेवन और अर्थ की काफी स्पेशल एनर्जी इकट्ठी हो चुकी है। अब समय आ गया जब फ्यूजन को कंप्लीट करके पिल को फॉर्म किया जाए। ऐसा कहने के बाद एक वास्ट अमाउंट की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसके एब्राउज के बीच में से बाहर आती है। वो उसे बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करके तीनों लिक्विड्स के बीच में और भी अच्छे से बैलेंस बनाने लगा था, जिससे धीरे धीरे तीनों लिक्विड्स एक दूसरे के ऊपर हमला करना बंद कर देते हैं। इस समय वो फ्लेम्स का अच्छे से इस्तेमाल करके तीनों लिक्विड्स के ऊपर छोटे छोटे हमले भी कर रहा होता है। अब ये तीनों मेडिसिनल मटेरियल्स के लिक्विड्स हेवन और अर्थ की स्पेशल एनर्जी से एकदम बैलेंस पे आ चुके होते हैं। इस वजह से जब जियान ने अच्छे से मर्ज कर रहा होता है तो एक दूसरे को पहले की तरह ऑफसेट नहीं करते। ओरिजिनली जब जियान ने पहली बार शेपिंग पिल को रिफाइन करना शुरू किया था, उसकी यहाँ पे बस एक ट्राई करने की मेंटेलिटी थी। अगर वो इस बार फेल हो जाता है तब भी उसके पास 2 चांसेस बचे होंगे। हालांकि डिवोरिंग फ्लेम की पावर तीनों लिक्विड्स के वायलेंट फैक्टर्स को डिवोर कर सकती है, लेकिन आफ्टर ऑल ये बस जियान की थ्योरी थी। इसका सफल या असफल होना पहले से डिसाइडेड नहीं होता। कुछ और हैंडसीज को चेंज करने के बाद जियान चिल्ला के बोलता है सक्सेस। जियान कहता है अब अगला स्टेप इन सारे मेडिसिनल मटेरियल्स के मर्ज होके लाइटिंग ट्रिबुलेशन को आकर्षित करने का है। ये कह के जियान फिर से बैठ गया होता है। उसे अच्छे से पता होता है कि भले इंग्रेडिएंट्स के अंदर का वायलेंट फैक्टर खत्म हो गया हो, तब भी इन्हें पूरी तरह से फ्यूज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आखिरकार ये एक एम्पर लेवल की पिल है। एल्केमी एक एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग चीज होती है, स्पेशली जब बात होती है हाई लेवल की मेडिसिन रिफाइनिंग की, तो इनमें 10 दिन से 1 महीने तक का समय लगना भी बड़ी बात नहीं होती। और जहाँ तक बात रही इस सिचुएशन की, तो एसोसिएशन के वो मेंबर्स जो कि इस असेसमेंट को देख रहे होते हैं, उनके चेहरे पे बिल्कुल भी इम्पेशंस दिखाई नहीं देती। यहाँ पे मौजूद ज्यादातर लोग एल्केमिस्ट एसोसिएशन में एक स्टेटस को रखते हैं। इस वजह से पेशेंस तो नेसेसरी चीज है। जब इन सभी की आंखें जियान उसके फ्लेम कंट्रोल के ऊपर टिकी होती है, समय धीरे धीरे करके फिर से निकलने लगता है। पलक झपकते ही 5 दिन बीत गए थे। इन दिनों में सभी ने जियान की हर एक मूव को देखा था। जब 5वें दिन का अंत आता है तब तक जियान स्टेप को भी कंप्लीट कर लेता है। अब बस इंतजार था लाइटिंग ट्रिबुलेशन का। फिर लाइटिंग
रेवलेशन तब आकर्षित होती है जब 8th या फिर उससे ऊपर के रैंक की पिल को रिफाइन किया जाए, क्योंकि तभी वो हेवन और अर्थ को पिल रेवलेशन के लिए ट्रिगर करती है। कई एल्केमिस्ट जब वो हाई लेवल की मेडिसिन पिल्स को रिफाइन कर रहे होते हैं, अक्सर वो कई पावरफुल एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं। आखिरकार पिल लाइटिंग रेवलेशन काफी ज्यादा खतरनाक होती है। अगर एल्केमिस्ट केयरफुल नहीं रहा तो पिल का डिस्ट्रॉय होना तो छोटी सी बात है, उस एल्केमिस्ट की जान भी जा सकती है। यहाँ पे मौजूद सभी को पता होता है कि पिल लाइटिंग रेवलेशन कितनी डेंजरस चीज है, और जब जन एक इंपीरियल रैंक की पिल को रिफाइन कर रहा है, मतलब एम्पर रैंक की, तो डेफिनेटली इस बार की पिल लाइटिंग और भी टेरिफाइंग होने वाली है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सिल्वर हेड यूरो को। इस समय जब उसकी आंखें अरीना में बैठी जियान को देख रही होती हैं, इनमें एक चिंता से भरा एक्सप्रेशन था। वो कहती, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। भले ही तुम एक पावरफुल एल्केमिस्ट हो, लेकिन एक पिल लाइटिंग भी आसान चीज नहीं होती। प्रेसिडेंट बाइसू भी यूरो के ऊपर वो चिंता के बादलों को देख लेते हैं। मुझे लगता है इसके पास कई सीक्रेट्स होंगे, इसलिए तुम बस इसकी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। ये सुनकर यूरो का ध्यान जियान से हट के बाइसू के ऊपर आता है। वो कुछ सोचने लगी थी। जब सभी ऑब्जर्वर्स के बीच में प्राइवेट कन्वर्सेशन चल रही होती है, तभी आसमान से एक मफल्ड आवाज सुनाई देती है। तुरंत ही सभी की आंखें ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई थी। इस समय आसमान को काले बादलों ने ढक लिया होता है और इन डार्क क्लाउड्स के अंदर मोटी मोटी बिजलियां तैर रही होती हैं। इस पिल लाइटिंग रेवलेशन को देख के बाइसू के चेहरे पे भी एक सरप्राइज से भरा एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। वो जियान को देख के बोलते हैं, ओ तो ये इस तरीके की फ्लक्चुएशन है। जैसा कि सबको पता होता है कि अगर 8th ग्रेड की पिल 9 रंगों वाली पिल लाइटिंग को आकर्षित कर लेती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो 9th ग्रेड की पिल्स में एंटर कर गई है। वहीं पे अगर बात करिए एम्पर ग्रेड के एल्केमिस्ट की, तो उन्हें 9 रंगों वाली पिल लाइटिंग से ऊपर वाली पिल लाइटिंग को आकर्षित करना होता है। खैर, चाहे बाहर कितने भी डिस्कशंस हो रहे हो, जियान अपने ध्यान को बिल्कुल भटकने नहीं देता। कई हैंडसेस को चेंज करने के बाद अचानक से हम उसे आंखें खोलते हुए देखते हैं। जब ये फाइनल फ्यूजन सक्सेसफुल हुआ था, आसमान को चीर के एक हरे रंग का बादल उन काले बादलों के बीच में अपीयर हुआ था। आसमान में हुए ऐसे बदलाव को एक बंदे ने नोटिस कर लिया होता है। वो तुरंत ही चिल्लाते हुए बोलता है, आसमान के वो थंडर क्लाउड अब चेंज होना शुरू हो गए हैं। तुरंत ही सभी की नजरें आसमान के थंडर क्लाउड पे जाके रुक गई होती हैं, और जैसा कि सभी ने एक्सपेक्ट किया था, वो ओरिजिनली ब्लैक क्लाउड अब अपने कलर को बदलने लगे थे। आसमान के इस मिरेकुलर सीन को देख के ज्यादा लोगों को भरोसा नहीं हो रहा होता है। जियान ने इतनी कम उम्र होने के बाद भी इस लेवल की बिल को रिफाइन करके दिखाया है। कुछ और समय तक स्टंट होने के बाद लोग रिकवर होने लगे थे। जैसे वो अपने होश और आवाज में वापस आते हैं, इनकी आंखें एक्साइटमेंट से भर गई होती हैं। आखिरकार जियान ने आज इन सभी को एक मिरेकल को विटनेस करने का मौका दिया है। इस समय थोड़ी दूर खड़ी यूरू के चेहरे पे भी एक रिलीफ से भरा एक्सप्रेशन आ गया था। अभी उसका चेहरा, जो कि कुछ समय पहले एक एंग्शियस एक्सप्रेशन के साथ भरा होता है, उस पर एक चार्मिंग स्माइल आने लगी थी। वो कहती, एक्चुअली मैं सफल हो गया। सभी के देखते देखते आसमान के थंडर क्लाउड्स अपने रंगों को बदलना शुरू कर देते हैं। 1 से 2 होते हैं, 2 से 3, और फिर इस तरीके से 9 रंग दिखाई देने लगे थे। लेकिन बात यहाँ पे समाप्त नहीं होती। जैसे ही आसमान में वो 9 कलर पिल लाइटिंग इकट्ठी हुई थी, नीचे के उस फ्लेम कलर में से एक मिस्टिफाइंग फ्रेग्रेंस फैलनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद आसमान से लिक्विड जैसे रेन ड्रॉप नीचे गिरने लगती है। और जिसे याद नहीं है, ये होती है पिल वर्षा, मतलब पिल रेन। एल्केमिस्ट एसोसिएशन के मेंबर्स के लिए पहली बार था जब वो इतनी ग्रैंड रिफाइनिंग टेक्निक को देख रहे हैं। इस पिल रेन की वजह से सभी को ऐसा लगता है जैसे उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और भी मजबूत हो चुकी हो। ये एक तरीके का सब्लिमेशन होता है। अभी प्रेसिडेंट बाइसू भी हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं, बहुत अच्छे लड़के। 9 ग्रेड पिल लाइटनिंग और पिल रेन का जन्म, सच में ये एक फर्स्ट ग्रेड एम्पर लेवल की पिल है। लेकिन लिटिल फेलो, तुम इस 9 ग्रेड की पिल लाइटिंग से कैसे डील करने वाले हो? आखिरकार ये कोई नॉर्मल पिल लाइटिंग नहीं है। अब पता नहीं लिखने वाले ने न जाने कौन से सस्ते नशे कर रखे थे। वो कुछ समय पहले तो ये बता रहा था कि एम्पर ग्रेड की पिल के लिए 9 ग्रेड पिल लाइटिंग से ऊपर वाली टेबुलेशन की जरूरत होती है। पर खैर, हम चलो बीच में स्टोरी को चेंज नहीं कर सकते, तो हम इस 9 ग्रेड पिल लाइटिंग को ही मानते हैं। पिल लाइटिंग टेबुलेशन को संभालना भी एल्केमिस्ट के लिए एक टेस्ट माना जाता है। आखिरकार एल्केमिस्ट हर तरीके की पिल्स को रिफाइन करते हैं। इस वजह से अगर कोई एल्केमिस्ट अपने इस रास्ते पे और भी आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे पिल लाइटिंग का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। एम्पर लेवल की मेडिसिन पिल्स अपने अंदर एक इंसान जैसी स्पिरिचुअलिटी को रखती हैं, और नेचर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये चीजें एग्जिस्ट करें। इस वजह से वो पिल लाइटिंग को ट्रिगर करके पिल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। अगर एल्केमिस्ट ने रिफाइन हुई मेडिसिन पिल को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया, तो उसका बर्बाद होना बिल्कुल पक्का हो जाता है। इसी वजह से इस प्रोसेस को लोग एल्केमिस्ट के लिए फाइनल टेस्ट की तरह देखते हैं। खासकर इस लेवल की मेडिसिन पिल की पिल लाइटिंग को 4 स्टार 2D लेवल के पावर हाउसेस भी बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अभी यूरो के माथे पे फिर से चिंता की बादल लौट आए थे। एम्पर रैंक की 9 ग्रेड पिल लाइटिंग की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हालांकि जियान एक एम्पर यानी कि 2D लेवल का एक्सपर्ट है, लेकिन तब भी उसे इस पिल लाइटिंग को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर आखिर में जियान ने चीजों को अच्छे से नहीं संभाला, तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यूएरू और एल्केमिस्ट एसोसिएशन के लोगों की चिंता से हुई नजरों के सामने जियान अपने सिर को ऊपर उठा के वो स्माइल करता है। अभी जियान की आंखें देख रही थी उस 9 ग्रेड थंडरबोल्ट को, जो किसी ड्रैगन की तरह नीचे आने के लिए रेडी है। ऐसे सीन को देख के जियान के चेहरे की स्माइल और भी डेंस हो गई थी। आखिरकार डीमन पपेट्स के लिए ऐसी
अच्छी पेल लाइटिंग एक बहुत ही अच्छा टॉनिक होती है। जियान की हंसी की आवाज सभी के कानों में गई थी। वो अपनी हथेली को ऊपर उठाता है, उसकी उंगली पे जो रिंग होती है हम उसे हल्के से फ्लैश होते हुए देखते हैं। तुरंत एक चमकता हुआ सिल्वरी फिगर आसमान में अपीयर हुआ था। हालांकि द्यूकी कॉन्टेंट में जियान का हेवली डीमन पपेट अपनी लिमिट्स तक पहुंच गया था, लेकिन उसके मास्टर जिनलोंग के हिसाब से ये चीज और भी इम्प्रूव हो सकती है। गोल्डन ड्रैगन किंग जिनलोंग स्टोरी रिंग के अंदर लगातार इस डीमन पपेट को और भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यही रीजन होता है जिसकी वजह से वो जियान की अभी तक हेल्प नहीं कर पाए। लेकिन अच्छी बात है कि जैसे ही जियान ने इस मेडिसिन पिल को कंप्लीट किया, उसके मास्टर ने फाइनली इस हेवली पपेट को अच्छे से रिपेयर कर दिया होता है। आखिरकार उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग इस दूधी कॉन्टिनेंट की एक पीक पावर हाउस है। अगर जिनलोंग अपने आप को फिजिकल बॉडी की ट्रेनिंग में दूसरे नंबर पे रखते हैं तो किसी की नंबर 1 पे आने की हिम्मत नहीं होगी। उनके लिए इस लेवल के गोल्डन डीमन पपेट को इम्प्रूव करना काफी रीजनेबल बात है। हालांकि आज तक का हेवली डीमन पपेट एक दोशाई लेवल के एक्सपर्ट का सामना कर सकता है, लेकिन ये स्ट्रेंथ भी जाने के कुछ खास काम नहीं आने वाली। आखिरकार वो दूधी यानी कि तो एम्परर बन चुका है। यही रीजन होता है जिसकी वजह से जिनलोंग लगातार इस डिमोनिक पपेट को और भी पावरफुल बनने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जब जियान गोल्डन डीमन पपेट की उस टेरिफाइंग स्ट्रेंथ के बारे में सोचता है जो कि 5 स्टार दूधी का सामना कर सके, उसकी धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। जियान गोल्डन डीमन पपेट के कंधे को थपथपाते हुए बोलता है, चलो इस मामले को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। ये कहने के बाद उसकी नजरें वापस से आसमान की तरफ गई थी। जब उसे वो 9 कैरेट लाइटिंग ड्रैगन दिखाई देता है जो कि डिस्टेंस से बड़ी नजरों से नीचे देख रहा है। जियान की मुस्कान की चमकन और भी बड़ी हो जाती है। वो कोल्ड आवाज में हंस के बोलता है, चलो आज मैं देखना चाहूंगा कि तुम एम्पर ग्रेड की 9 कैरेट पिल लाइटिंग कितनी पावरफुल हो। ऐसा लगता है जैसे जियान की हंसी की आवाज उस 9 कैरेट लाइटिंग ड्रैगन ने सुन ली हो। इमीडिएटली वो 9 कैरेट थंडर क्लाउड्स और भी इंटेंस हो गए थे। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही भयानक सा जीव इनके अंदर कोहराम मचा रहा हो। कुछ ही पलों में आसमान के थंडर क्लाउड रोल हुए थे। एक 9 रंगों की लाइटिंग से बना बहुत ही बड़ा पाइथन बादलों की उस लेयर से बाहर आता है। ये स्पेस को चीरते हुए टेरिफाइंग चर्पिंग साउंड के साथ नीचे खड़े जियान की तरफ आगे बढ़ गया था। जब 9 कैरेट पिल लाइटिंग अपने ऑफेंस को शुरू कर देती है, जियान स्माइल के साथ सामने के वॉइड की तरफ पॉइंट करता है। वो हेवली डीमन पपेट से हल्की सी आवाज में बोलता है, गो। उसके मुंह से शब्द भारी आया था। तभी चमकता हुआ हेवली डीमन पपेट अचानक से वहीं पे ट्रेम्बल होता है। बैंग आवाज के साथ उसके पैर नीचे की जमीन से टकराते हैं। धूल मिट्टी चारों तरफ फैल गई थी। अगली पल में सभी के एस्ट्रोनॉस्ट आंखों के सामने वो बूम साउंड के साथ उस 9 कैरेट पिल लाइटिंग पाइथन से जाकर टकरा गया था। ऐसे सीन को देख के स्क्वायर में किसी के साय करने की आवाज गूंजती है। एक बंदा बोलता है, लगता है पिल लाइटिंग ट्रिबुलेशन फेल होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके सभी लोग देखते थे जियान का ये पपेट बस एक दूशंग पावर हाउस से लड़ सकता है। आखिर 9 रंगों वाली एम्पर ग्रेड की पिल लाइटिंग का कैसे सामना करेगा। इसका सामना 4 स्टार दूधी पावर हाउसेस के लिए भी करना मुश्किल होता है। यूआरयू ने भी डिसअपॉइंटमेंट के साथ साय किया था, लेकिन इससे पहले वो और कुछ बोल पाती, हम अचानक से उसके फेस एक्सप्रेशन को चेंज होते हुए देखते हैं। वो डिस्कवर करती है कि हेवली डीमन पपेट जो कि 9 कैरेट पिल लाइटिंग से टकरा गया होता है, वो सिर्फ तुरंत ही विस्फोट नहीं हुआ, बल्कि थंडरस्टॉर्म के दौरान उसकी बॉडी अपने आप को रिपेयर करने लगी है। उसका वो सीना जो कि अंदर की तरफ घुस गया होता है, वो धीरे धीरे करके फिर से नॉर्मल हो रहा था। 9 रंगों वाली पिल लाइटिंग से टकराने वाले इस डिमोनिक पपेट को और भी ज्यादा चमकदार होती हुई देख सभी की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। आखिरकार इन सभी ने इस अजीब पपेट के बारे में कभी सुना नहीं होता। एक लड़की सरप्राइज से बुरी आवाज में बोलती है, ये पपेट एक्चुअली पिल लाइटिंग की पावर को ऑब्जर्व कर रहा है। जियान जो कि रीना के अंदर से हेवली डीमन पपेट को कंट्रोल करके इस पिल लाइटिंग को ऑब्जर्व कर रहा होता है। अभी प्रेसिडेंट बाइसू की नजरें उसके ऊपर थी। वो कहती, तभी मैं कहूँ कि तुम इतनी कम एज में इस असेसमेंट को देने के लिए क्यों आए हो। बूम बूम की आवाज के साथ आसमान से कई ड्रैगन की शेप में पिल लाइटिंग नीचे आ रही होती है। ये बिजलियां अगले पल में जियान के हेवली डीमन पपेट के साथ जाके टकरा जाती थी। जब वो थंडर लाइटिंग खतरनाक तरीके से हेवली पपेट की बॉडी में जाके टकरा दी थी, हमने तुरंत ही ओवरफ्लो होकर नीचे जाते हुए देखते हैं। ये कई पतले पतले इलेक्ट्रिक स्नेक्स में बदल के हेवली डीमन पपेट की बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाया करती थी। जैसे जैसे पावरफुल फोर्स पपेट की बॉडी में अब्सॉर्ब होती है, पपेट के बॉडी पार्ट्स और भी मजबूत होने शुरू हो जाते हैं। अभी आसमान में फ्लोट कर रहा हेवली डीमन पपेट सभी की आंखों में एक डीमन गॉड की तरह लग रहा होता है। उसके 10 मीटर के दायरे में वो इलेक्ट्रिक स्नेक डांस कर रहे होते हैं। ऐसे टेरिफाइंग मोमेंटम की वजह से कई डिसेबल्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रीना में जियान अपने दोनों हाथों को पीछे करके खड़ा होता है। सारे के सारे 9 कैरेट पिल लाइटिंग थंडरबोल्ट्स को उसका हेवली डीमन पपेट अब्सॉर्ब कर रहा था। ये पिल ट्रिबुलेशन जिसे सभी लोग बहुत ही खतरनाक मानते हैं, जियान को इससे डील करने में बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। लगता है हेवली डीमन पपेट के लगातार पिल लाइटिंग को अब्सॉर्ब करने की वजह से ये पिल ट्रिबुलेशन और भी गुस्सा हो गई है। हम उन बादलों को फिर से चर्न होते हुए देखते हैं। एक बार फिर से इन सभी के बीच में वो एक्सट्रीमली टेरिफाइंग पावर इकट्ठी होने लगती है। तुरंत ही पूरी पिल लाइटिंग बहते हुए पानी की तरह हेवली डीमन पपेट की बॉडी को टारगेट करती है। खैर डीमन पपेट और पिल लाइटिंग के बीच का एक घमासान युद्ध करीब 10 मिनट तक चलता रहा था। पिछले 10 मिनट के समय में हेवली डीमन पपेट की बॉडी से हजारों थंडरबोल्ट टकराए थे। बस बात ऐसी होती है कि ये सिर्फ हेवली डीमन पपेट की बॉडी को नुकसान ही नहीं पहुंचा पाते, बल्कि इस पावरफुल फोर्स की वजह से डीमन पपेट का शरीर और भी चमकदार हो जाता है। कुछ पतली पतली लाल रंग की लाइंस ने डीमन पपेट की बॉडी को हल्के से ढक लिया होता है।
होता है। जियान की नजरें पहले से ही पहनी थी, इस वजह से जैसे ये लाल रंग की लाइन है उसके डेमोनिक पपेट की बॉडी पे दिखाई देने लगती है। जियान इन्हें तुरंत ही नोटिस कर लेता है। इस मोमेंट में अपनी आंखों से खुशी को लगने से रोक नहीं पाता। जियान कहता है सच में 9 करोड़ पे लाइटनिंग अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करती है। भले हल्के हल्के लाल रंग के थ्रेड्स बहुत ज्यादा तीखे दिखाई न दे रहे हो, तब भी ऐसे रिजल्ट से जियान काफी सेटिस्फाइड होता है। उसे अच्छे से पता होता है कि स्काई डीवन पपेट यानी कि हेवली डीवन पपेट को गोल्डन डीवन पपेट में इवॉल्व करने के लिए आखिर एनर्जी की कैसे ह्यूज अमाउंट की जरूरत है। हेवली डीवन पपेट की बॉडी में से इस लाल रंग की रोशनी को फेड होती हुए देख जियान काफी ज्यादा सेटिस्फाइड फील करता है। वो कहता है 9 रंगों वाली पिल लाइटिंग काफी अच्छा सप्लीमेंट है। मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ और पिल्स को रिफाइन करता हूँ तो हेवली डीवन पपेट गोल्डन डीवन पपेट में परफेक्टली इवॉल्व हो जाएगा। खैर अभी के स्काई डीवन पपेट के लिए एक 2 स्टार दूरी से फाइट करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रेसिडेंट बाइशू जियान को देख के बोलते हैं ये लड़का सच में अमेजिंग है, लेकिन लिटिल फेलो तुमने भले इस पिल लाइटिंग टेबुलेशन को अच्छे से मैनेज कर लिया हो, एक एम्पर ग्रेड की पिल की सोल टेम्परिंग बिल्कुल आसान नहीं होती। वेल एक्चुअली में अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो ये लोग किस सोल टेम्परिंग की बात कर रहे हैं मुझे अभी तक घंटा समझ में नहीं आ रहा है। खैर चलो नेक्स्ट एपिसोड में हम इसे साथ में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी भी जियान के असेसमेंट में वो फाइनल स्टेप रह गया है। नेक्स्ट एपिसोड में असेसमेंट तो खत्म होगा ही, साथ ही में जियान की इस नई दुनिया में पहली बार किसी से दुश्मनी होने वाली है। अब उससे पंगा लेने वाला आखिर ये है कौन, इससे जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड का। और अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन करके रखना, जैसे फ्यूचर में आने वाले एपिसोड आपसे बिल्कुल मिस ना हो। बस कुछ ही दिनों में अर्ली एक्सेस का फीचर भी शुरू होने वाला है, तो आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके इसका फायदा उठा सकते हो। इसमें हम जैसी वीडियोस को प्रिपेयर करते हैं प्रीमियम मेंबर्स को एपिसोड्स को देखने के लिए एपिसोड्स के रिलीज होने का वेट नहीं करना पड़ता। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। जाते जाते कमेंट्स में ये लिखना मत भूलना कि आपको एपिसोड कैसा लगा है, क्योंकि जब तक आप अपने थॉट्स को शेयर नहीं करोगे हम चीजों को सही से इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसी नोट के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। अगर पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे तुरंत ही लेफ्ट में क्लिक करके देखो, वहीं पे राइट में हमारा आपको नया चैनल दिखाई देगा। जब फटाफट से उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे भी एक नई सीरीज शुरू होने वाली है। तब तक लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।